मैं विपिन कुमार, कंसल्टेंट पंचायत राज ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, आपके समक्ष एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दे रहा हूं जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की नीति एवं उसका क्रियान्वयन त्रिस्तरीय पंचायत स्तर पर कैसे किया जा सकता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम ये समझना आवश्यक है कि सफाई व्यवस्था और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में मूलभूत अंतर क्या है। सफाई व्यवस्था में जहाँ पर हमारा ठोस अपशिष्ट यानी कूड़े को उठाकर हम एक स्थान से दूसरी जगह स्थानांतरित करते हैं, वहीं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में हम दोनों तरीके के कूड़ा, गीला सूखा यानी जैविक अजैविक को उसके जीवन चक्र के अंदर ही प्रबंधित करते हैं, जिससे कि कहीं किसी तरीके से भी प्रदूषण ना फैले। ये एक चक्रीय गतिविधि है। इसको इस स्लाइड में दिखाया गया है कि किस तरीके से हम उपभोग करते हैं। उपभोग करने के बाद उसके अंदर अपशिष्ट जनित होता है, फिर उस अपशिष्ट का हम कैसे पृथक्कीकरण करते हैं और पृथक्कीकरण करने के बाद उसका एकत्रीकरण और उसके बाद उसका उपचार। जब तक हम उपचार के स्तर तक नहीं जाते, हम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नहीं कर रहे होते हैं। ये मैं बता दूं आपको कि अपशिष्ट प्रबंधन नीति 2017 में इसका स्पष्ट उल्लेख है कि हमें अपशिष्ट को पुनर्चक्रित करना है, उसको चक्रीय स्तर के ऊपर ले जाना है। सर्वप्रथम आप अपने कूड़े को रसोई के स्तर पे ही अलग अलग करें। इसके लिए कोई आपको बहुत बड़े कूड़ेदानों की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में जो नियमित कूड़ेदान है उसमें गीला कूड़ा इकट्ठा करिए और एक थैले के अंदर आप अपना सूखा कूड़ा इकट्ठा करिए, जिसमें कागज़ है, प्लास्टिक है, कांच है, धातु के अपशिष्ट हैं, उनको आप एक जगह एकत्रित करके रखें। जब आप इस तरीके से गतिविधि करते हैं तो गीले कूड़े की खाद बनाना घर के स्तर पे बहुत सरल हो जाता है। तो आइए देखें हम कैसे इसका एकत्रीकरण करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, पहली स्लाइड में घर घर से कूड़ा एकत्रित किया जा रहा है। उसके बाद इसको एक सामुदायिक कूड़ेदान में ले जाया जा रहा है और बीच में रिक्शा के द्वारा भी इसका एकत्रीकरण किया जा रहा है। देखिए, याद रखिए, कुछ ग्राम पंचायतें जो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में हैं वहाँ रिक्शा का उपयोग नहीं होना है। वहाँ पर इसको मैनुअली यानी व्यक्ति के द्वारा ही घर घर से एकत्रित करके सामुदायिक बिंज तक ले जाने की व्यवस्था करनी होगी। इसके पश्चात इसका उपचार है कंपोस्टिंग द्वारा। जितना आपका गीला अपशिष्ट है उसको हम उपचारित करके खाद में परिवर्तित करते हैं। आप अपने घर के स्तर पे बहुत सरलता से एक ड्रम ले लीजिए, उसमें चारों तरफ छेद कर दीजिए। उसमें छेद करने के बाद आप अपना जैविक अपशिष्ट उसमें डालते रहिए, उसे मिट्टी से ढकते रहिए और यदा कदा उसमें छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े पानी में घोलकर यदि आप मिला दें तो बहुत सुंदर और बहुत पौष्टिक आपको कंपोस्ट मिलेगा, जिसे कि आप अपने गमलों में, अपने अर्बन गार्डन में, अपने शहरी बगीचे में या जो ग्रामीण आपका घर में गमले और ऐसी व्यवस्था है उसमें आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत सरल विधि है जिसके द्वारा आप एक घर के स्तर के ऊपर जैविक कूड़े का उपचार और उसका खाद बनाने की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। सामुदायिक स्तर पे ये देखिए, नादप विधि एक ऐसी विधि है जिसमें 8 बाई 4 बाई 4 फीट का एक गड्ढा बनाया जाता है जमीन से ऊपर, और इसमें नीचे उसके फर्श में उसे पक्का कर दिया जाता है, जिससे कि जितने पौष्टिक तत्व हैं वो पानी के साथ जमीन के अंदर ना रिस जाएं। इसमें चारों तरफ छिद्र होते हैं जिससे कि इसके अंदर सरलता से हवा जा सके। इसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए रादर जो हमें सबसे बड़ी आवश्यकता है वो इसमें RFA शीट यानी ऊपर से इसके चादर लगानी होती है, जिससे कि भाप के द्वारा इसके अंदर पौष्टिक तत्वों का नुकसान ना हो और नमी इसके अंदर बनी रहे। ये हमारे प्रयोग द्वारा जो हमने प्रयोग करके नादप विधि से खाद बनाई है, ये इस तरीके की पौष्टिक खाद हमें प्राप्त होती है, जिसे आप खेतों में, खलिहानों में, अपने गमलों में, अपनी क्यारियों में इसको लगा सकते हैं और इससे जो उत्पादन होता है वो सामान्य खाद से कहीं बेहतर होता है। तो इस विधि से आप बहुत अच्छा खाद बना सकते हैं। इसके उपरांत
जो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है वो ये है कि हमारी पूरी विधि किस तरीके से क्रियान्वित होती है। घरेलू स्तर पे अलग अलग करना हमारा सबसे पहला दायित्व है। इसके उपरांत इसको एकत्रित करने के लिए भी हमें अलग अलग इसको एकत्रित करना होता है, जिससे जैविक कूड़ा और अजैविक कूड़ा यानी गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा आपस में ना मिले। इसके बाद गीले कूड़े को हम नादेप खाद के पिट्स में ले जा सकते हैं, जहाँ पर इसका आसानी से खाद बनाया जा सकता है, और सूखे कूड़े को संग्रहण स्थल में ले जाया जा सकता है, जहाँ पर इनका पृथकीकरण करके यानी कागज़, प्लास्टिक, धातु, कांच, इन सबको अलग अलग करके इनको पुनर्चक्रण के लिए भेजा जा सकता है। आपको हम बता दें कि क्लस्टर स्तर पे जो त्रिस्तरीय पंचायतों में ठोस अपशिष्ट यानी जो सूखा वाला अपशिष्ट है उसके प्रबंधन हेतु कॉम्पैक्टर लगाने की व्यवस्था की गई है, जिसे भारत सरकार द्वारा वित्त पोषण हुआ है, जिसमें राज्य का भी वित्त पोषण है। इन कॉम्पैक्टर के माध्यम से कांच को छोड़कर अन्य सारी वस्तुओं को जो अपशिष्ट में होंगी उनको छोटी छोटी पेटियों में बनाकर उनको आसानी से उन पुनर्चक्रण केंद्रों तक लाया जाएगा। इसी संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सचिव एवं हमारे निदेशक महोदय के अथक प्रयासों के पश्चात हरिद्वार में एक प्लास्टिक पुनर्चक्रण प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जहाँ पर मिश्रित प्लास्टिक को प्लास्टिक वुड में यानी प्लास्टिक लकड़ी के अंदर परिवर्तित किया जाएगा, जिससे कि चौखटें, दरवाजे, फर्नीचर का निर्माण होगा, जो एक ऐसी लकड़ी होगी जिस पे नमी, दीमक, कीड़े कोई प्रभाव नहीं डालते। एक बार वो हम प्रयोग में ले आए तो वो दीर्घकालीन उसका जीवन काल है। आप देखिए कि किस तरीके से ये कॉम्पैक्टर आपके ग्राम पंचायतों में, त्रिस्तरीय पंचायतों में कार्य करेगा। आप देख सकते हैं ये मशीन है जिसमें कि प्लास्टिक की बोतलों को सघनीकरण किया जा रहा है, जिससे कि बहुत बड़ा जो इनका आयतन है उसे घटाकर एक छोटी सी पेटी में परिवर्तित कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं हरी बोतलों को तारों के साथ बांधकर पेटी में परिवर्तित किया गया है। इससे इसका परिवहन बहुत आसान हो जाता है। ज़रा कल्पना करके देखिए कि हमारे जो 4 धाम में अवस्थित ग्रामीण पंचायतें हैं, वहाँ से यदि हमें ठोस अपशिष्ट हरिद्वार तक लाना हो तो उन्हें खुले ट्रक में लाना लगभग असंभव है, क्योंकि उसमें 1 से 1.5 टन से ज़्यादा उसमें अपशिष्ट नहीं आएगा। किंतु जब हम उसका सघनीकरण करेंगे, कॉम्पैक्शन करेंगे, तो हम 3.5 से 5 टन के बीच में ऐसे अपशिष्ट को नीचे ला सकते हैं। तो कम मूल्य के ऊपर हम ज़्यादा अपने अपशिष्ट का प्रबंधन कर पाएंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं, इससे ग्राम पंचायतों को एक निश्चित आय भी होगी, जिस आय के द्वारा वो अपना ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम को अपनी ग्राम पंचायतों में सुविधापूर्ण चला सकते हैं। याद रखिए, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति 2017 का अवधारणा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के आधार पर ही किया गया है। इसके अतिरिक्त जो हमारे राज्य सरकार के समय समय पर गवर्नमेंट ऑर्डर्स हुए हैं, उनको भी इस पॉलिसी के अंदर हमने संग्रहित किया है और उसी के अनुरूप पॉलिसी को बनाया है, जिसमें एक समुदाय की जिम्मेदारी फिक्स की गई है, उसको जिम्मेदार बनाया गया है और ये सुनिश्चित किया गया है कि समुदाय इस पूरे कार्यक्रम को अपनाए, जिससे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र सफाई के साथ साथ पर्यावरण की दृष्टि से भी स्वच्छ एवं सुंदर बने। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डीपी देवराड़ी, पूर्व संयुक्त निदेशक पंचायती राज विभाग उत्तराखंड। आज मैं आपके सामने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की कुछ व्यावहारिक बातों पर चर्चा करूंगा, क्योंकि पूर्व वक्ता ने इसके तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की है और मैं इसके कुछ व्यावहारिक या पंचायतों के दायित्वों पर मैं इस पर चर्चा करूंगा। आप जानते हैं कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है और इसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने 2017 में पंचायतों के लिए उत्तराखंड ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति 2017 प्रख्यापित की
और उसमें ये प्रश्न उठ रहा था कि ग्रामीण क्षेत्र में इसको कौन करेगा। तो खास तौर पर त्रिस्तरीय पंचायतों में ये तय किया गया कि ग्राम क्षेत्र में जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत है, इसकी सारा दायित्व गांव पंचायतें करेंगी। और गांव पंचायत से बाहर सामूहिक क्षेत्रों में या यात्रा रूटों पे या वन मार्गों पे इसका जो है प्रबंधन जो है जिला पंचायत करेगी। और इस पॉलिसी में इस प्रकार से प्रावधान किए गए हैं जिला पंचायतों को और गांव पंचायत को, खास तौर पर गांव पंचायत को इसमें सशक्त किया गया है। उनको इतने अधिकार दिए गए हैं ताकि वो इसका प्रबंधन अपने गांव पंचायतों में कर सके। इस पॉलिसी में उन सब चीज़ों को भी ध्यान रखा गया कि इस किससे कवर हुई, ताकि कोई कार्य करने में कोई दिक्कत ना आए। उदाहरण के लिए जो आच्छादित की गई है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, C&D अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, जैविक चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 और उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 की सुसंगत धाराओं से इसको कवर किया गया, ताकि गांव पंचायतों को इसमें कार्य करने में कोई दिक्कत न आए। और गांव पंचायतों को किस प्रकार से इसमें कार्य करना है, कुछ व्यवहारिक चीज़ें मैं इसको बताऊं। सबसे पहले गांव पंचायतों को इसमें एक DPR बनानी होगी। ये व्यवहारिक बात है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसके लिए उनको एक सर्वे करना होगा और आकलन करना होगा पूरी गांव पंचायत में आपके द्वारा। ये सारा आकलन जब करेंगे हम, तब जाके हम उसके लिए एक DPR बना पाएंगे। संसाधन क्या है हमारे पास, यूजर चार्जर लगाने के व्यवस्थाएं क्या है हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें हम जब करेंगे तो उसके बाद हम जो है इसको आगे बढ़ेंगे। इसमें अगर आपने ठोस प्रबंधन करना है तो उसके लिए आपको एक भूमि का चयन भी करना होगा। और भूमि के चयन में गांव पंचायत के राजस्व ग्राम में जो बड़ा गांव है या कोई तोक है, कूड़ा निस्तारण हेतु मैदानी क्षेत्रों में लगभग जो है कम से कम 1 एकड़, लगभग 1 एकड़ एवं प्रति क्षेत्रों में लगभग 5 नाली के आसपास जो है ज़मीन आपके द्वारा चयन करनी है, ताकि इसकी ज़मीन पर, इस भूमि पर आप कूड़ा निस्तारण की कार्रवाई संपन्न कर सकें। एक दूसरा, आप यह देखेंगे कि क्लस्टर लेवल पर तो न्याय पंचायत स्तर पर कूड़ा निस्तारण की कार्रवाई भी की जानी है। न्याय पंचायत स्तर पर कूड़ा संग्रहण, इसके पृथकीकरण सेग्रीगेशन के लिए तथा कॉम्पैक्टर, और इसके लिए इनको स्थापित करने के लिए ये पूरा जो है जिसमें कि हम कूड़ा संग्रहण है, जिसमें हम उसका सेग्रीगेशन सेंटर है, जिसमें कॉम्पैक्टर लगाने की बात है, उसको स्थापित करने के लिए मैदानी क्षेत्रों में लगभग 2 एकड़ ज़मीन और प्रति क्षेत्रों में लगभग 10 नाली ज़मीन चयनित की जाए। यहाँ पर ये भी बात आएगी कि धनराशि की बात आई। यहाँ पर 15वें वित्त आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं के द्वारा कि 15वें वित्त आयोग में कूड़ा प्रबंधन या स्वच्छता से संबंधित कार्यों के लिए आप, या पेयजल की व्यवस्था के लिए आप जो है जो टाइट फंड है उसमें जो है आपको इसमें लगाना है। इसके अलावा आप अनटाइट फंड में भी इसमें काम कर सकते हैं। आप जो है राज्य वित्त आयोग में भी निर्देश जारी हुए हैं उत्तराखंड सरकार के द्वारा। उसमें कहा गया कि राज्य वित्त आयोग के द्वारा भी ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के कार्य इसमें किए जा सकते हैं। तो इस धनराशि को आप इसमें लगा सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पंचायतों में ठोस अवशिष्ट से संबंधित आवश्यक कार्यों को
कराया जाए इसमें। अभी अभी एक निर्देश ये भी आए हैं, जैसे कि जानकारी प्राप्त हुई कि भारत सरकार ने 15वें वित्त आयोग में भी एक निर्देश जारी किए गए कि गांव पंचायत इसको करे, व्यय की कोई दिक्कत नहीं है, उसको आवश्यकता है तो आउटसोर्स से भी कॉन्ट्रैक्ट में काम कर सकती है, आउटसोर्सिंग से काम कर सकती है, यह अनुबंध के आधार पर इसमें कार्य कर सकती है और इसमें वो एसएफसी और टीएफसी की धनराशि का उपयोग कर सकती है। हाँ, इतना जरूर है कि यहाँ पर जो है जब आप अनुबंध करेंगे तो उसी अनुबंध वाले से ही सारी बातें अनुबंध में आ जाए कि उसको क्या क्या करना है, आउटसोर्सिंग में क्या क्या करना है। आप इसमें गाड़ी खरीदने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि गाड़ी अगर आप खरीदते हैं तो वो भविष्य में उसके जो है ऑपरेशनल चार्जेस हैं, जो आवर्ती मद हैं उसकी, ड्राइवर का खर्चा है, तेल का खर्चा है, मेंटेनेंस का खर्चा है, ये बहुत दिक्कत आएगी इसमें। तो अगर आप पूरा आउटसोर्स कर देते हैं तो आउटसोर्स को केवल आपको जो है वो धनराशि जो अनुबंध के आधार पर होगी वो देनी है और उसके आधार पर उसने जो है अवशिष्ट प्रबंधन का कार्य करना है, ठीक है ना। और इसके अलावा जैसे जैसे हम इसको अवशिष्ट प्रबंधन का काम करेंगे, हम कर्मचारियों की सहायता उसमें लेंगे। इसमें आंगनवाड़ी है, आशा है, हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी है, ग्राम विकास अधिकारी है, बहुत से इसमें विभाग हैं जिनके कर्मचारी ग्रामीण स्तर पर कार्य करते हैं, उनकी भी हम सहायता लेगी, क्योंकि ठोस अवशिष्ट का जो सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करना इस पॉलिसी का एक उद्देश्य है। गांव पंचायत को वो सारे कार्य करने हैं जो कि पॉलिसी में दिए गए हैं। गांव पंचायतों को इसमें दंड देने की व्यवस्था कर रखी है कि अगर कोई आदमी पॉलिसी के प्रावधानों का परिपालन नहीं करता है, उल्लंघन करता है, तो गांव पंचायत उसको दंड दे सकती है। इसमें ये भी व्यवस्था है, अगर कोई गांव पंचायत नियमानुसार कार्य नहीं करती है या पॉलिसी में जो व्यवस्था है या पॉलिसी में जो प्रावधान किए गए हैं उसके अनुसार कार्य करने में असफल रहती है, तो ये माना जाएगा कि वो कार्य करने में असफल हुई है, तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो मेरा अनुरोध है कि आप इस पॉलिसी को देखें, इसके तकनीकी पहलुओं को पूर्व में जानकारी दी जा चुकी है। मैं इसको व्यवहारिक बातें आपको बता रहा हूँ कि इस पॉलिसी के हिसाब से आपने हर गांव पंचायत में ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के लिए व्यवस्थाएं करनी है, कार्य करना है, और अगर इसमें असफल रहते हैं तो जैसे कि अन्य कार्यों में असफल रहने में कार्रवाई की जाती है, उसी प्रकार से धारा 138 के तहत में कार्रवाई हो सकती है। और एक चीज़ मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ आपको इसमें, कि आप इसमें जो व्यय करेंगे, आप राज्य वित्त आयोग से व्यय करें, आप 15वें वित्त आयोग से व्यय करें, या आप किसी उपयोग शुल्क से व्यय करें या किसी अन्य मद से व्यय करें, तो आप अभिलेखों को बहुत सही सलामत रखिए, वाउचर सुरक्षित रखिए, प्रॉपर रखिए कि जहाँ से खरीद हुई है, खरीद का वाउचर है, उसको फाइलिंग करिए, उसको पासिंग ऑर्डर लगाइए, उसका व्यय करिए। ऑनलाइन भुगतान आप कर रहे हैं तो ऑनलाइन का प्रॉपर रिकॉर्ड रखिए। उसके बाद जब आप व्यय करते हैं तो व्यय का भी आपके पास उसका एक वाउचर रहना चाहिए। अक्सर होता है क्या है, कभी कभी काम तो कर लेते हैं लेकिन व्यय वाउचर सही ढंग से नहीं रखते हैं। उसका क्या असर पड़ता है कि जब कोई शिकायत हो जाती है, कोई जांच हो जाती है, आपके अच्छा कार्य करने के बावजूद भी इसमें अनावश्यक रूप से जो है कार्रवाई हो जाती है, और तब ये को निलंबन की कार्रवाई है या डिसमिसल की कार्रवाई है, यहाँ तक नौबत आ जाती है। तो मेरा अनुरोध है ग्राम प्रधानों से, ग्राम पंचायत अधिकारियों से कि वे अभिलेखों का रखरखाव, वाउचरों का रखरखाव
सुव्यवस्थित तरीके से कर रहे हैं, चाहे वो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य हों या अन्य कार्य हों। यहाँ पर मैं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में वार्ता कर रहा हूँ, तो इसके रिकॉर्ड की भी बात है कि इसको भी बिल्कुल आप प्रॉपर रखिए। यही नहीं, हमने क्लस्टर स्तर भी कार्रवाई इसमें कर सकते हैं गांव पंचायत। और अभी आपने देखा है कि देहरादून जनपद में 8 गांव पंचायतों में भोगपुर क्लस्टर में एक कार्य जो है पिछले 2018 से संचालित किया जा रहा है और सफलतापूर्वक कार्य अभी तक कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि संयुक्त समिति से काम नहीं हो सकता है। ऐसी संभावना जहाँ पर है गांव पंचायतें, जो गांव पंचायतें मिलकर क्लस्टर बनाती है, वो सामूहिक रूप से भी इस ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य संचालन कर सकती है। तो ये पॉलिसी में प्रोविजन है। पॉलिसी में एक फ़ायदा है कि आप व्यक्तिगत रूप से गांव पंचायत भी कर सकती है, करना है उनको, सामूहिक रूप से क्लस्टर स्तर पर कार्य कर सकते हैं। और ये सफलता आपने देखी होगी, सुनी होगी, और नहीं सुनी तो अभी सुन लें आप। मैं आपको बता रहा हूँ कि जनपद देहरादून के भोगपुर क्लस्टर में 2018 से ये कार्य चल रहा है। आपको कम से कम अवशिष्ट उत्पन्न करना है, रिड्यूस 3R का सिस्टम कम से कम करना है, संभव हो जहाँ तक संभव हो रीयूज करना है। आपके बॉटल्स है, प्लास्टिक की बोतल है, आपके कंटेनर है, डब्बे हैं, कैरी बैग है आदि जो भी दोबारा प्रयोग हो सकते हैं, कोशिश करें कि बार बार उसको खरीदने बार बार न लाएं और उसको रीयूज़ करें। और रिसाइकलिंग का जो है तीसरा सिद्धांत है, 3R का सिद्धांत है, रिसाइकलिंग भी इसमें पुनर्चक्रण के माध्यम से समस्त अवशिष्ट का करना है। गीले कूड़े का आप कंपोस्टीकरण से के माध्यम से करना है, और सूखे कूड़ा जिससे कि हम प्लास्टिक आदि का जो है हम प्लास्टिक है, कागज़ है, धातु है, कांच है, इसको हम रिसाइकलिंग पुनर्चक्रण के माध्यम से इसको निस्तारण सुनिश्चित किया जाना है। तो ये सारी बातें इसमें बहुत से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है जो आपको व्यावहारिक रूप से देखना है। तो ये आप एक बार ये देखिए कि दंड है, मैंने कहा कर्तव्य और जिम्मेदारियों के निर्वहन आपको करना है, और अगर ऐसा नहीं करते तो कार्रवाई होगी। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए आपसे अनुरोध करूँगा कि एक बाध्यता है ये प्रत्येक गांव पंचायत को, माननीय न्यायालय के द्वारा भी इसमें निर्देश देंगे कि हर पंचायत को ये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य करना है। तो और राष्ट्रीय हरित क्रांति मिशन के द्वारा भी, जो हरित मिशन ट्रिब्यूनरी बोर्ड है, ग्रीन ट्रिब्यूनरी बोर्ड है, उसके द्वारा भी ये निर्देश हैं। तो ये सब आपको करना है। तो इसको करिए, आप बहुत व्यवस्थित तरीके से करिए। और ज़्यादा न कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं DR जोशी, एडिशनल डायरेक्टर स्वच्छ भारत मिशन उत्तराखंड। आज उत्तराखंड पंचायती राज विभाग के द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम की श्रृंखला में मैं स्वच्छ भारत मिशन उत्तराखंड किस तरह से चल रहा पूरे प्रदेश में और किस तरीके से आप सभी को इसमें सहभागी बनना है और आगे सस्टेनेबिलिटी, ODF सस्टेनेबिलिटी में काम करना, उसके बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगा। तो आज एक इस स्वच्छता जो पूरा देश व्यापी एक अभियान है, इसमें हर व्यक्ति को सहभागी बनना है और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वच्छता के जो घटक है इसके बारे में आपको चर्चा करूँगा कि स्वच्छता के क्या क्या कंपोनेंट्स है, और ODF जिसको कहते हैं ओपन डेफिकेशन विलेज, खुले में शौच मुक्त गांव, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी। तो ये परिकल्पना की थी कि हम 2 अक्टूबर 2019 तक
पूरे भारत को स्वच्छ करेंगे। यानी 2012 में जो सर्वेक्षण हुआ था उसके अनुसार जो टारगेट फिक्स किया गया था कि पूरे देश में इतने लोग जिनके पास शौचालय विहीन लोग हैं, उनका टारगेट हमें 2019 तक कंप्लीट करना था और वो हो भी गया 100%। 2 अक्टूबर 2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को स्वच्छ घोषित कर दिया है। अब आगे बात आती है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज़ 2 जो इस वर्ष से 2020-21 से और 2024-25 तक चलेगा, इसमें हमें क्या करना है, इसकी बात आती है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ODF सस्टेनेबिलिटी कहते हैं इसको, ODF प्लस की बात करते हैं। अब इसे हमें आगे कैसे चलाना है, इसका मतलब ये हुआ कि ODF गांव, खुले में स्वच्छ गांव। तो हमें जो गांव आपका पहले ODF हो चुका है, यानी हर व्यक्ति के पास शौचालय है, वो शौचालय हमेशा नियमित रूप से आप उसका उपयोग करें। इसके अतिरिक्त जिन परिवारों के पास शौचालय अब भी नहीं है, उसके कारण हो सकता है कि पहले किसी कारणवश छूट गया हो। दूसरा कारण ये हो सकता है कि परिवार जनसंख्या वृद्धि के कारण परिवार विभक्त हुआ है और उसके कारण आपको आज शौचालय की ज़रूरत है किसी भी परिवार को, तो उसको भी शौचालय की सुविधा फेज़ 2 जो स्वच्छ भारत मिशन इसमें दी जा सकती है। इसके अलावा ODF सस्टेनेबिलिटी की हम बात करते हैं तो संपूर्ण, जैसे कहते हैं कि सब पूरा गांव संपूर्ण स्वच्छ हो, तो सिर्फ एक व्यक्ति अपना शौचालय स्वच्छ या उपयोग करने से सिर्फ संपूर्ण स्वच्छता की बात नहीं हो सकती है। इसके अलावा आपके गांव में सामुदायिक स्वच्छता कॉम्प्लेक्स जिसको हम बोलते हैं कि ये यदि बने हैं तो ये भी नियमित रूप से साफ़ सुथरा हो, उसका उपयोग हो। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने ये प्राविधान किया है कि जिन गांव में 100 परिवार हैं, उन परिवारों के बीच में एक सामुदायिक स्वच्छता कॉम्प्लेक्स का होना बहुत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त दूसरा आता है आपका स्वच्छता में आपकी उत्तरदायित्व और भूमिका। गांव में जैसे कहते हैं कि विजुअल क्लीननेस आपके गांव में हो, कहीं जो भी आपके गांव में प्रवेश करें, जो भी आपके गांव में बाहर से आएँ या उसको कहीं कूड़ा गांव में ना दिखाई दें और स्वच्छता गांव में ना दिखाई दें। तो ये कंपोनेंट हम लोगों ने भारत सरकार के गाइडलाइन में दिए गए, जिसका परिपालन हर गांव में किया जाना है। आगे जो मैंने कहा कि ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन, ये बहुत बड़ा काम है जिसमें आपको हर पंचायत को इसके मानक भी बता देंगे, क्या पैसा मिलेगा, कहाँ से पैसा मिलेगा, ये भी आपको बताऊंगा। इसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की जब हम बात करते हैं तो गांव लेवल पे ठोस का मतलब जो आपका मोटा कूड़ा जिसको हम कहते हैं कि आपके कागज़ हो सकता है, आपके कपड़े हो सकता है जो पुराने कपड़े हैं, और आपके लोहे के आइटम हो सकते हैं, आपके चप्पल जूता हो सकते हैं, प्लास्टिक हो सकता है। इसका प्रबंधन उचित तरीके से गांव स्तर पे कैसे हो, ये माननीय प्रधान जी को ये देखना है। दूसरा फिर लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, जिसको कहते हैं तरल अपशिष्ट प्रबंधन। जैसे किचन से निकलने वाला पानी है या वर्षा का पानी है जो गांव में बह रहा, उसका निस्तारण ठीक तरीके से हो, तो उसका उचित प्रबंधन सोकपिट के माध्यम से हो सकता है। उस पानी को जो ग्रे वाटर आपका, वो आप किचन गार्डनिंग उसकी कर सकते हैं, उसके लिए सोकपिट बना सकते हैं। तो उसका हर गांव में उसका उचित प्रबंधन किया जाना बहुत आवश्यक है। ये उत्तरदायित्व माननीय जनप्रतिनिधि प्रधान लोगों का है। और बैठक जो आपकी ग्राम पंचायत, ब्लॉक या जिले स्तर पे होती है, उसमें हर बैठक आपका एजेंडे में अपना स्वच्छता का एक बिंदु रख सकते हैं, ये बहुत आवश्यक है। और अगली बात है कि हर मीटिंग, हर प्रयास स्वच्छता का आपने क्या किया है उसका दस्तावेजीकरण, उसका डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत आवश्यक है। अगली बात हम कहेंगे कि नीचे लेवल पे यदि स्वच्छता की हम बात करें तो उसके लिए कौन कौन उत्तरदायी है। देखो, नीचे लेवल पे ग्राम पंचायत प्रधान जी तो रहते ही है गाँव में, ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी है, सचिव है वो है, ग्राम पंचायत में आशा, आंगनवाड़ी, इन सब के सहभागिता से ही ग्राम आपकी पंचायत पूरी स्वच्छ हो सकती है, सबके प्रयासों से। ब्लॉक स्तर पर आप देखें एडीओ पंचायत है तो उसका भी दायित्व है पंचायत विभाग के नाते कि वो इसमें सहभागी करें। खंड विकासाधिकारी निश्चित रूप से होंगे ही होंगे। जिला स्तर की हम बात करें तो जिला पंचायत राज अधिकारी इसके लिए पूरी तरीके से उत्तरदायी है जिले में। इसके अलावा स्वजल की जो यूनिट है उसके परियोजना प्रबंधक को भी उत्तरदायी है कि जिले में इसका अच्छे तरीके से प्रबंधन कराएं। आगे यहाँ मानक की हम बात करें कि स्वच्छता में यदि आपको आगे काम करना, ODF सस्टेनेबिलिटी पे यदि आपको काम करना, उसके लिए वित्तीय प्राविधान किस तरीके से आपके होंगे।
देखिए, वित्तीय प्राविधान जो आपको अभी भारत सरकार ने नए अभी वित्तीय प्राविधान किए थे, पहले के वित्तीय प्राविधान 7 लाख से 20 लाख तक जो प्राविधान किया था हर पंचायत को, वो अब सेकंड फेज का जो ये प्रोजेक्ट है SPM का, इसमें वो चेंज हो गया है। शायद आप लोगों को जानकारी होगी, नहीं तो आपको हम ये बताना चाह रहे कि जिन ग्राम पंचायत की पॉपुलेशन 5000 से कम है, उन ग्राम पंचायतों को 60 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए धनराशि मिलेगी। आपको बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत यानी ग्रामीण स्वच्छता के लिए 3 तरीके से आपके पास धन उपलब्ध है आज की तिथि में। एक, स्वच्छ भारत मिशन से आपको पैसा मिलेगा, जो मैंने कहा इन मानकों पे आपको पैसा मिलेगा। दूसरा, आपके पास 15 वित्त आयोग की धनराशि हर पंचायत में उपलब्ध है, उसमें आप संपूर्ण स्वच्छता के लिए फिक्स कर दिया भारत सरकार ने कि टोटल धनराशि जो आपको ग्राम पंचायत को मिलेगी, उस संपूर्ण धनराशि का 50% आप पेयजल और स्वच्छता में खर्च करेंगे माननीय प्रधानगण, और उस 50% का भी 5% पेयजल में और 5% स्वच्छता में खर्च करेंगे। ये मैंडेटरी आपके लिए आवश्यक है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें, मनरेगा में भी आपके लिए, क्योंकि पंचायत में जो भी प्लान बनाना मनरेगा का, वो प्रधान जी की सहमति के बिना नहीं बन सकता है, तो मनरेगा से जितनी धनराशि आप स्वच्छता के लिए प्राविधानित करा लेंगे वो आपके ऊपर है। यदि आपको धनराशि की कहीं कोई कमी नहीं, स्वच्छ भारत मिशन आपके साथ है, उसकी धनराशि आपको मिल रही है, 15 वित्त आयोग की स्वच्छता की धनराशि आपके पास है, मनरेगा के लिए जो भी प्लान आप करेंगे वो धनराशि आपके पास है। संपूर्ण स्वच्छता में भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार आप सभी काम करेंगे और अपनी ग्राम पंचायत को राष्ट्र पुरस्कार के लिए आप लोग सक्षम बनाएंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर नरेश गोपाल श्रीवास्तव, पूर्व अतिरिक्त महाप्रबंधक प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान में कार्यरत था। संसाधन आजकल डिप्लीट होते जा रहे हैं और उसको हमें रिवाइव करने की आवश्यकता है। तो इसी संदर्भ में मैं आज आप लोगों को जो एग्जिस्टिंग जो तालाब हैं, जो कि हर गांव में रहते हैं, हर जगह रहते हैं, उनकी कंडीशन आजकल काफ़ी दयनीय हो गई हैं। लोगों ने उसमें कचरा फेंकना शुरू कर दिया है, उसको इंक्रोच करना शुरू कर दिया है। तो जो एक्चुअल उसकी कैपेसिटी थी पानी स्टोरेज की, वह ख़त्म हो गई है, जिसके कारण उसकी जो डेप्थ है वो भी डिप्लीट हो गई है। तो इस बारे में मैं आप लोगों को आज बताना चाह रहा हूँ कि प्राकृतिक उपचार प्रणाली एक विधि है जिसके कारण तालाबों का पुनर्जीवन संभव है। तालाबों का पुनर्जीवन क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए कि तालाब ग्रामीण पारिस्थितिक तंत्र और जल सुरक्षा के साधन होते हैं। गांव में अच्छी तरह से बनाए गए तालाब सूक्ष्म जलवायु में सुधार करते हैं और आजीविका गतिविधि जैसे मछली पालन, बागवानी में मदद करते हैं। तालाबों में पानी की उपलब्धता भूजल पुनर्भरण में मदद करती है। तालाबों को उपेक्षित किया गया है और इसमें जो अपशिष्ट है उसको डंप के रूप में यूज़ करने लगे हैं तालाबों को। अतिक्रमण और कीचड़ जमा होने से तालाबों में जल संग्रहण क्षमता कम हो गई है। तालाबों में दूषित पानी लाभकारी उपयोग के लिए पानी की गुणवत्ता को प्रभावित किया हुआ है और भूजल की गुणवत्ता भी इससे प्रभावित होती है। तो प्रदूषण में GHB में जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जो उसके जो कचरा नीचे डिकम्पोज होता है उससे ग्रीन हाउस गैसेस भी उत्सर्जित होती है, जिसके कारण जो क्लाइमेटिक चेंज है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तालाब के कायाकल्प के लिए क्या किया जाए, ये बहुत आवश्यकता है कि हमें पहले उसका उद्देश्य मिल जाए और उसको किस टाइप से हमें
उसको वर्क करना है, एग्जीक्यूट करना है, उसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी होना चाहिए। तो तालाब के कायाकल्प के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि पानी की स्थिति का आंकलन, जैसे तालाब के कायाकल्प से पहले और बाद में पानी की गुणवत्ता क्या है, ये जानना ज़रूरी है। तालाब की सफाई, जिसमें कि हमें उसमें जो मौजूदा पानी है उसको निकालना है, क्योंकि वो प्रदूषित पानी है, और उसमें जो गाद जमी हुई है जिसको हम डिसल्टिंग कहते हैं उसको भी निकालना ज़रूरी है। उसके बाद में हमें उसमें जो आसपास गांव का जो क्षेत्र है उसकी पेरीफेरी ड्रेन बनाना है, ताकि उस ड्रेन से जितने भी गंदा पानी के सोर्सेज जो आजू बाजू से आ रहे हैं उसको टेप कर लें और एक इनलेट से उसको हम इंट्रोड्यूस करें एक उचित डिज़ाइन के द्वारा। उसको हम लोग इनलेट, आउटलेट और जो एम्बैंकमेंट होते हैं तटबंध, उसका भी सुदृढ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर पेरीफेरी ड्रेन बन गई तो उसके पास पे हमें एम्बैंकमेंट बनाना पड़ेगा ताकि फिर से गंदा पानी उसके अंदर नहीं आए। उपयुक्त प्राकृतिक उपचार प्रणाली, जैसे कि कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड कहते हैं जिसको CW, और दूसरा कहते हैं फ्लोटिंग वेटलैंड कहते हैं FW, की स्थापना के माध्यम से तालाबों का रिजेन्युएशन करना पॉसिबल है। इसके साथ ही हमें जो वहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनमें जागरूकता पैदा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इतनी मेहनत के बाद में फिर से अगर वही कंडीशन ला दें तो पुनर्जीवित करना फिर इम्पॉसिबल होगा। तो हमें जिस जिस स्टेज पर हम लोग काम करते हैं उसी के दौरान जितने भी ग्रामीण हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उसके हित धारकों की क्षमता यानी कैपेसिटी निर्माण की भी आवश्यकता है। तो ये कायाकल्प करने के लिए ज़रूरी कदम है। तालाबों के कायाकल्प के लिए अपनाई गई प्रणाली 2 टाइप की होती हैं। वैज्ञानिक कार्य अलग होते हैं और तकनीकी कार्य अलग होते हैं, लेकिन दोनों का सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है। वैज्ञानिक कार्य में हमें सबसे पहले जो अध्ययन क्षेत्र है उसका सर्वे करना चाहिए, जिससे कि आधारभूत डेटा मिल जाए, जैसे कि कितनी पॉपुलेशन है, कितना पानी डेली का यूज़ होता है, कितना वाटर उसमें से वेस्ट निकलता है, ये सब डेटा संग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो ग्राउंड वाटर है, अपशिष्ट जल, तालाब के पानी के नमूनों का ग्रहण विश्लेषण पहले और बाद में ज़रूरी है। जैसे आपने आज काम स्टार्ट किया तो क्या क्वालिटी है पानी की, वह हमें पता होना चाहिए। जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर से जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो काफ़ी हाई होती है। तो अगर हमने एक ही इंडिकेटर पैरामीटर ले लिया है, BOD जिसको कहते हैं हम लोग, कि आज की तुलना में जैसे कि 80 मिलीग्राम पर लीटर मिली, तो इसको हमें कंपेयर करना पड़ेगा जब हमने रिजेन्युएशन कर दिया है उसके बाद में कितनी रिड्यूस हुई है। जैसे बताया मैंने, तालाब के कायाकल्प में 2 स्टेज होती हैं, वैज्ञानिक कार्य और तकनीक कार्य। वैज्ञानिक कार्य में हम इसका वर्किंग प्लान ये है कि तालाब के कायाकल्प करने के लिए जो कार्य शामिल होते हैं, सबसे पहले तालाब की सफाई हो, जिसमें निर्जलीकरण और जो डिस्लजिंग है वो उसकी आवश्यकता है। उसके बाद नेचुरल ट्रीटमेंट सिस्टम की जो टेक्नोलॉजी है, फ्लोटिंग वेटलैंड, उसकी स्थापना करने की ज़रूरत है। फ्लोटिंग वेटलैंड के लिए एक नर्सरी विकास करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें एक डेफिनेट एज का ही प्लांट है जो कि इफ़ेक्टिव होगा। उसके लिए पहले से ही हमें उस प्लांट को नर्सरी में डेवलप करने की ज़रूरत है। लिबरेट करते हैं, जैसे कि और ट्रीटमेंट सिस्टम में आपने देखा होगा बड़े बड़े डिफ्यूज़र्स लगा देते हैं ऑक्सीजनेशन के लिए। तो यहाँ पे तो क्योंकि हम कोई मैकेनिकल मींस यूज़ नहीं कर रहे हैं, केवल प्लांट हैं जो कि उसमें जो प्राणवायु हो, जल ऑक्सीजन है, उसको डिफ्यूज़ करेगी पानी में, ताकि जो उसके अंदर के बैक्टीरिया हैं वो एक्टिवेट हो सके और जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करने में हेल्प करें। वो डिकम्पोज करेंगे तो उससे न्यूट्रिएंट लिबरेट होंगे, न्यूट्रिएंट लिबरेट होंगे तो वो न्यूट्रिएंट प्लांट के द्वारा यूज़ होगा और जो ऑक्सीजन है वो पानी में मिलते रहेगी। तो ऑक्सीजनेटेड वाटर जो पॉन्ड में जाएगा वो ट्रीटेड वाटर कहलाता है। इस टाइप से उसका एक सामंजस्य होता है, कॉन्सेप्ट है। इसके बेसिस पर हमें उन प्लांट की ही चयन करने की ज़रूरत है। जो वेस्ट वाटर है उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें
एक इनलेट डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। इनलेट के साथ में एक स्टॉर्म वाटर आउटलेट भी देने की ज़रूरत है, क्योंकि बारिश का पानी अगर एक्सेस आ गया तो वो पानी पूरा का पूरा पॉन्ड में जाएगा, तो हमारा जो ट्रीटमेंट सिस्टम वो भी ख़राब करेगा, तो बाईपास होता है पानी ज़्यादा वो निकल सके। इसमें हमें स्क्रीन बार भी बनाना है ताकि मोटा मोटा कचरा हम रोक सकें। उसके बाद जो डिकेंडेंट वाटर वो केवल चेम्बर में जाए। सेडिमेंटेशन चेम्बर बनाते हैं जिसके अंदर, इसके साथ ही हमें इसके जो गुण हैं वाटर क्वालिटी है उसका असेसमेंट बहुत ज़रूरी है कि पहले क्या वाटर क्वालिटी थी और बाद में क्या थी। इसके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि हमारे ट्रीटमेंट एफिशिएंसी कितनी रही। इसके अलावा हमें कैपेसिटी बिल्डिंग क्षमता निर्माण की बहुत आवश्यकता है, ताकि अगर हम एक पॉन्ड में डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं उसमें हमने 10 लोगों को डेवलप किया, तो वो उसी के बेसिस पर मल्टीप्लाई करके अपने गांव में जो दूसरे पॉन्ड है उसमें वो काम इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग पॉन्ड का रिजुनोवेशन का कार्य बहुत सरल तरीके से गांव में कर सकते हैं। इसमें कोई हाईली क्वालिफाइड पर्सन की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें ऑपरेशन मेंटेनेंस बहुत कम है। जैसे कि ऑपरेशन मेंटेनेंस में केवल वही प्रॉब्लम है कि जो नाली आपकी आई हुई है उसमें हमने जो स्क्रीन बार लगाया है तो उसमें जो कचरा आया हुआ है उसको वहाँ सफाई कर्मचारी होता है, उससे हम लोग फोर्टनाइटली या अगर कचरा ज़्यादा आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम कर दें, अल्टरनेट डे में वो कचरा निकालते रहें, तो पानी जो डिपेंडेंट वाटर है वो केवल सिस्टम में जाए। थैंक यू। पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायतों के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन निधि 2017 का बनाया गया है, जिसके अंतर्गत ठोस अपशिष्ट से रिलेटेड सभी कार्यों जैसे डोर टू डोर कलेक्शन, सोर्स एग्रीगेशन इत्यादि को मॉनिटर करने के लिए स्वच्छ पंचायत स्वस्थ उत्तराखंड नाम का प्लेटफॉर्म, क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर पंचायत से रिलेटेड जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति एवं सुविधा उनको का भी विवरण उपलब्ध है, जिसमें कि उसके जियोटैग, फोटो, उसके विवरण आदि आपको प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त एक मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन का भी निर्माण किया गया है, जिसपे पंचायत के सभी अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि स्वच्छता से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं उनकी इन्फॉर्मेशन ले सकेंगे। इसके आगे आप देखिए इस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करना है उसके बारे में बताया गया है। इस प्लेटफॉर्म पे आप सबसे पहले लॉगिन करेंगे। लॉगिन इस पे 3 स्तर के लॉगिन बनाए गए हैं, पंचायती राज डायरेक्टरेट, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिस और विलेज पंचायत ऑफिस में। इसमें आप उस विलेज का नाम को सर्च करेंगे और उसका जो आप पासवर्ड है वो आप डालेंगे। सबसे पहले इसमें आप उस विलेज की प्रोफाइल को फिल करेंगे। इस प्रोफाइल में आप प्रधान का नाम और आपके पंचायत सेक्रेटरी की डिटेल, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह आप फिल करेंगे। इसके बाद इसमें आप डेमोग्राफिक डेटा, जिसमें वार्ड का नंबर और आपके कितने वार्ड हैं, कि रेवेन्यू विलेज कितने हैं, उसमें उस गांव की बाउंड्री क्या है, सेंसस का डेटा, इस इत्यादि डेटा आप फिल करेंगे। इसके पश्चात इंफ्रास्ट्रक्चर का डेटा, आपके गांव में कितनी ही किस टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, आप इसको ऐप के थ्रू भरेंगे और आप वेब के थ्रू भी भर सकते हैं। इसमें सॉलिड वेस्ट के सारे क्रियाकलापों को मॉनिटर करने के लिए हमने एक स्कीम प्रोग्रेस बनाया है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए हमने पूरा 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक प्लानिंग एंड डिजाइन का पार्ट है, इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग का पार्ट है, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग का पार्ट है। प्लानिंग एंड डिज़ाइन के केस में हमने इसको इसके 3-4 पार्ट रखे हैं। इसमें हम लोग प्लानिंग एंड डिज़ाइन में हम लोग जो आपकी डीपीआर डिज़ाइन हो रही है उसकी प्रोसेस को मैप कर रहे हैं, जिसमें आप अपने गांव स्तर पर, विलेज स्तर पर अपने डिज़ाइन को, डीपीआर को डिज़ाइन कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग में हमने प्लान किया है जो आपके मटेरियल, सिविल वर्क, डीपीआर अप्रूवल की प्रोसेस है, मटेरियल एंड मशीनरी परचेज की प्रोसेस है, प्रोसेसिंग की, आपके प्रोसेसिंग का जो प्लांट बन रहा है उसकी जो आप कंस्ट्रक्शन है उसके फेस को किस तरह से मॉनिटर करें। इम्प्लीमेंट मॉनिटरिंग में उस चीज़ को हमने रखा है। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग में जब आपका प्लांट रेडी हो गया है उसको, उसके डोर टू डोर कलेक्शन, गाँव में डोर टू डोर कलेक्शन, कंप्लेंट रिड्यूसल, वेस्ट कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग का रेवेन्यू आप कितना जनरेट कर रहे हैं, इस चीज़ को रखा गया है। इसके अलावा हमने इसमें एक एक्टिविटी फीड बनाया है, जिसमें आप गांव में होने वाली कोई भी आईसी एक्टिविटी उसको आप देख सकते हैं। मीटिंग, प्रोसेसिंग, साइट्स विजिट, आप उसको अपडेट कर सकते हैं, जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे भी देखी जा सकती है।
इसके अलावा इसमें डॉक्यूमेंट के लिए हमने एक टैब बनाया है जिसमें आपका गवर्नमेंट ऑर्डर, जो भी आपके डायरेक्टरेट लेवल से या गवर्नमेंट के लेवल से जितने भी डॉक्यूमेंट आपके स्वच्छता से रिलेटेड होंगे, जो कि इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें एक और हमने पार्ट रखा है टीम का, जिसमें आप अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का डेटा, आप जितनी भी सैनिटेशन कमेटी है या और कोई कमेटी है उसके डेटा को आप रख सकते हैं। इसके अलावा इसमें ग्राम पंचायत का डैशबोर्ड है, इसमें आप ग्राम पंचायत पे जो भी आपने कार्य किए हैं वो आप दे सकते हैं, उनका जियो टैग फोटो, उसका आप लोकेशन दे सकते हैं। जैसे स्कूल का आप देखेंगे, स्कूल की फोटो है, जियो लोकेशन और उसकी डिटेल जो होगी वो आप इसमें देख सकते हैं। डैशबोर्ड पे हमने स्वच्छता से रिलेटेड जितने भी इंडिकेटर्स हैं, डोर टू डोर कलेक्शन के इंडिकेटर्स हैं, सोर्स एग्रीगेशन के इंडिकेटर्स हैं, या रेवेन्यू कितना, यूजर चार्जेस कमर्शियल या आपका यूजर चार्जेस हाउस चार्जेस कितना अब कलेक्ट हो रहा है, उसके लिए हमने एक इंडिकेटर्स बनाए हैं जो कि आपकी मंथली हम डेटा जब फीड करते जाएंगे पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन के बाद, उन डेटा को हम यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि हमारा गांव किस तरह से कार्य कर रहा है। यही डेटा आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और डायरेक्टरेट लेवल पे जाएगा, जो कि वहाँ पे कम्युनिटी होकर के सारे गाँव को बताएगा किस की प्रोग्रेस को दिखाएगा। डायरेक्टरेट लेवल के प्लेटफॉर्म में लॉगिन करने के लिए आपको डायरेक्टरेट लेवल का लॉगिन करना पड़ेगा। इसमें आप देख सकते हैं डायरेक्टरेट लेवल पे हमने एक आप मॉनिटरिंग का सेम इंडिकेटर्स आपके डायरेक्टरेट लेवल पे भी होंगे, जिसमें कि आप हर गांव की प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं। उसके डेटा के साथ आप देख सकते हैं कितने गांव में मेरा कार्य चल रहा है, कितने गांव से मेरा डेटा कलेक्शन का कितने सोर्स एग्रीगेशन कितना % हो रहा है, कितने यूजर चार्जेस कलेक्ट हो रहा है, उसकी अमाउंट चेक कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप प्रोग्रेस को चेक कर सकते हैं, मेरा विलेज क्या स्वच्छता से रिलेटेड जितने कार्य हैं वो किस स्टेज पे हैं उसको आप चेक कर सकते हैं। और आप किसी भी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जा करके उस डिस्ट्रिक्ट की प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं। और यदि आपको और डिटेल में आपको ग्राम पंचायत लेवल पे भी चेक करना है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। पूरा ग्राम पंचायत लेवल डिटेल आप देख सकते हैं क्या क्या उसके अंदर है। इस प्लेटफॉर्म को इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आप हर एक गाँव की विलेज लेवल पे आप मॉनिटर कर सकें और विलेज लेवल जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी सारी क्रियाकलापों को, स्वच्छता से रिलेटेड क्रियाकलापों को इस प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हैं।